अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस किया था बाय यूजिंग ग्लास कैलोरीमीटर। आज हम किसी भी कंपाउंड की, फूड की जो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन है वो फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बम कैलोरीमीटर। तो बम कैलोरीमीटर को यूज़ किया जाता है किसी भी फूड फ्यूल की जो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन है उसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बम कैलोरीमीटर। बम कैलोरीमीटर ये एडवांस है ग्लास कैलोरीमीटर से। इसमें जो है एक कंटेनर लिया जाता है जिसको बनाया जाता है स्टील वेसल से, और उसको हम जो है उसकी लाइनिंग कर देते हैं, उसके ऊपर तय चढ़ा देते हैं इनेमल की, जिसकी वजह से जो है वो उसको स्टील वेसल को जो है वो जंग नहीं लगता। इसके बाद इसके अंदर जो है वो वाटर डाला जाता है, और इसके सिस्टम के अंदर जो बम के अंदर है हम प्लाटिनियम क्रूसिबल जो है सेल है उसको डालते हैं। उसके अंदर इग्निशन कॉइल लगाई जाती हैं, उसका एक जो है वो होल होता है जिसके ज़रिए ऑक्सीजन गैस को पास करवाया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है बर्न होगी हमेशा ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो जो प्लाटिनियम क्रूसिबल है उसको हम उसके बॉटम में इग्निशन कॉइल होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो है करंट प्रोवाइड किया जाता है टू बर्न द फूड और फ्यूल। तो उस जो ऑक्सीजन गैस हम पास करवाते हैं इसमें वो उसका प्रेशर 20 atm जो है वो मेंटेन किया जाता है। अब क्या होता है, इसका प्रोसीजर ये है कि बिफोर रिएक्शन या बिफोर बर्निंग द टेस्टिंग सब्सटेंस इनिशियल टेम्परेचर इज नोटेड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। उसके बाद आप करंट पास करवाएंगे। करंट पास करवाने के बाद जब जो है वो रिएक्शन टेक प्लेस हो जाएगा या बर्निंग कंपाउंड की हो जाएगी, उसके 30 सेकंड के बाद आपने बम का जो है वो फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेना है। अब उसमें जो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू आएगी फिर हम उस टेम्परेचर में चेंज को नोट करेंगे और उसको फार्मूले में अप्लाई करके बम की जो है वो टोटल हीट जो है वो फाइंड हो जाएगी। फिर उसको नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड करके उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबंशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं किस तरह ये जो है वो वर्क करता है। इसमें अगर हम इसकी डायग्राम ड्रा करें ये इसमें इग्निशन कॉइल, ये जो है इसको हम नाम देते हैं सीलिंग रिंग का। ये आउटर पोर्शन बनाया जाता है स्टील वेसल से। इसमें हम डाल देते हैं वाटर। इसमें डाला जाता है थर्मोमीटर। इसको हम नाम देते हैं ग्लास इनलेट का, जिसके जरिए ऑक्सीजन को हम पास करवाते हैं 20 atm पर। इसके बाद इसमें जो है एक स्पिरल लगाया जाता है जिसके जरिए हमने इसको शेक करना होता है। ये इसमें इग्निशन कॉइल। अब इसका प्रोसीजर ये है,
इसका प्रोसीजर ये है कि ये जो आउटर पोर्शन है इसको हम स्टील वेसल से बना हुआ है और इसके अंदर प्लाटिनियम क्रूसिबल लगाया जाता है, उसका सेल प्लाटिनियम क्रूसिबल से बना हुआ जो है बम अंदर लगाया जाता है इसके। ये सेल जिसमें इसके बॉटम पर अग्निशन कॉइल्स है, इसके एक जो नेक से हमने ऑक्सीजन गैस को पास करवाना होता है और इसका एक पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर देते हैं। अब जिस सब्सटेंस की हमने इंथैल्पी को फाइंड करना होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन को, उसको इस सेल में डाल देते हैं। फिर हम इधर से ऑक्सीजन गैस पास करवाते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो बर्न होगी ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उसके लिए पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। वो एनर्जी इधर से आएगी इग्निशन कॉइल से, जो बॉटम में से जो है वो करंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो कंपाउंड जो है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। जिस सब्सटेंस की आप इंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करना चाहते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना आपने, बिफोर द रिएक्शंस स्टार्ट होने से पहले आपने इस बम का इनिशियल टेम्परेचर फाइंड कर लेना है। इसके बाद हमने करना है कि सब्सटेंस को पुट कर देना है बम के अंदर और बर्न करना शुरू कर देना है। जिस सब्सटेंस की आप इंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करना चाहते हैं उसको आपने इस बम के अंदर डालना है और इलेक्ट्रिकल वोल्ट प्रोवाइड करना और साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो पास करवानी है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड बर्न होगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में। और इसके साथ साथ आपने स्टीरर से इसको जो है वो शेक करते जाना है ताकि जो हीट रिलीज हो रही होगी वो सारे वाटर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके बाद हमने थर्मोमीटर की मदद से जब बर्निंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हमने 30 सेकंड के बाद इस बम का फाइनल टेम्परेचर नोट कर लेना है। ये हमने स्टॉप वॉच अपने पास रखी होगी, तो जब 30 सेकंड हो जाएंगे रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद तो हम इसका फाइनल टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर की मदद से नोट कर लेंगे, डेट इज T2। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर जो है वो फाइंड करते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कैसे फाइंड किया जाता है, डेल्टा T इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। जब इसकी वैल्यू आ जाए हमारे पास तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, Q इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। इसमें जो डेल्टा T आप फाइंड करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे C से, तो पूरे बम की हमारे पास जो है वो हीट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इसमें जो C है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी की डिफाइन ये है कि क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, कि किसी भी सिस्टम का या वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट दरकार होती है उसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये वाटर है इस बीकर में और इसका टेम्परेचर है 25 केल्विन, अगर मैंने इसको 26 केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितनी हीट जो है इस वाटर को देना पड़ेगी, उसको हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी का।
तो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन, कि किसी भी सिस्टम का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम नाम दे देते हैं हीट कैपेसिटी का। तो जो डेल्टा टी आप बम कैलोरीमीटर से फाइंड करते हैं उसको अगर हम हीट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो बम की हीट है वो फाइंड हो जाएगी। और इस हीट कैपेसिटी के जो यूनिट होते हैं, इसके यूनिट होते हैं किलो जॉल पर केल्विन, किलो जॉल पर केल्विन इसके यूनिट होते हैं। अब ये तो हमने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस किया है। अब हम आपकी बुक से एक एग्जांपल जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अब ये आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न्ड इन ए बम कैलोरीमीटर एंड द टेम्परेचर राइज रिकॉर्डेड इज 3.87 केल्विन। के ग्रेफाइट का हमें मास दिया गया जो कितना है 10.16 ग्राम है, जो कि हम जला रहे हैं इसको बम कैलोरीमीटर के अंदर, और जो टेम्परेचर में चेंज फाइंड किया गया वो 3.87 केल्विन है। कहता है कि इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करें ग्रेफाइट की, अगर हीट कैपेसिटी जो है कैलोरीमीटर की जो बम या वाटर है उसकी 86.02 किलो जॉल पर केल्विन हो, तो हमने इसकी डेल्टा एच सी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इसका डाटा लिखेंगे। तो ये हमें डाटा दिया गया है। मास जो ग्रेफाइट का दिया गया वो 10.16 ग्राम, डेल्टा टी की जो वैल्यू की दी गई वो 3.87 केल्विन, हीट कैपेसिटी जो दी गई वो है 86.02 किलो जॉल पर केल्विन, और डेल्टा एच सी हमने इसकी फाइंड करनी है। अब हमें पता है इसका फार्मूला जो अभी हमने कैलोरीमीटर बम कैलोरीमीटर में डिस्कस किया है, तो इसमें ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ये पर केल्विन इस केल्विन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये के केल्विन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये किलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास बम की हीट आ जाएगी जो रिलीज होगी। अच्छा, अब हमने तो फाइंड करना है इंथैल्पी ऑफ कंबंशन। और अगर हमने आपको पता हो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था कि इंथैल्पी ऑफ कंबंशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो 1 मोल के लिए हमने इंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करना होता है। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे ग्रेफाइट की। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में मोल्स को फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि मास ओवर मोलर मास, कि मोल्स किसी भी सब्सटेंस के किसके इक्वल होते हैं, मास ओवर मोलर मास। तो ग्रेफाइट के मास कितना दे दिया गया ग्रेफाइट का हमें 10.16, और इसके जो मोलर मास है कार्बन का वो होता है 12। अब 10.16 को हम 12 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ ग्रेफाइट। अब हमने इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करनी है फॉर 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट के लिए। तो हम जो हीट रिलीज होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड करनी है हमने ग्रेफाइट की, तो वो किसके इक्वल होगी, Q ओवर मोल्स ऑफ ग्रेफाइट।
ये जो मोल्स हमने फाइंड किए हैं मास ओवर मोलर मास को डिवाइड करके, तो हमारे पास ये मोल्स आए हैं ग्रेफाइट के। अब एक मोल के लिए कितनी ही जो है वो ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबंशन होगी कि Q को हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रेफाइट पर। तो Q की वैल्यू इधर आई है हमारे पास 332.39 किलोजूल और नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं हमें 0.843। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 395 किलोजूल पर मोल। अब हमें पता है कि जो डेल्टा HC होती है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए डेल्टा HC की वैल्यू को नेगेटिव साइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को दोबारा हम जो है वो रिपीट करेंगे कि हमें डाटा दिया गया, ग्रेफाइट का मास दे दिया गया 10.16 ग्राम, जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो 3.87 केल्विन है। कैलोरीमीटर की जो हीट कैपेसिटी दी गई 86.02 किलोजूल पर केल्विन। हमने फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन फॉर ग्रेफाइट। अभी हमने बम कैलोरीमीटर में जो फार्मूला डिस्कस किया है टू फाइंड द हीट, वो है Q = C × डेल्टा T। इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हीट की वैल्यू आ जाएगी 332.39 किलो जूल। हमने अब फाइंड करना है एंथैल्पी ऑफ कंबंशन फॉर ग्रेफाइट। तो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन को समझना होगा कि एंथैल्पी ऑफ कंबंशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो पहले तो हम इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे ग्रेफाइट के, और ग्रेफाइट के नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने का क्या फार्मूला है, मास ओवर मोलर मास। तो मास जो दी गई है गिवन डाटा में, इसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास पर, तो जो ग्रेफाइट का मास होता है वो 12 होता है, डिवाइड किया तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास। अब हम एंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन को फाइंड करने के लिए जो Q की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे मोल्स ऑफ ग्रेफाइट पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ कंबंशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कंबंशन फाइंड हो जाएगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेसिस लॉ। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम ये आपको बताएंगे कि ग्लास कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर से ऐसे रिएक्शन की हम एंथैल्पी फाइंड करते हैं जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड होते हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप में टेक प्लेस हो जाएं तो उसकी एंथैल्पी इजीली हम एक्यूरेट मैनर में जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर और बम कैलोरीमीटर से हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ नेचर में ऐसे रिएक्शन भी हैं जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं होते, इसका मतलब है वो मल्टी स्टेप में प्रोसीड हो रहे होंगे, तो उनकी एंथैल्पी हम डायरेक्ट जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर या बम कैलोरीमीटर से एक्यूरेट मैनर में फाइंड नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरत पेश आती है हमें हेसिस लॉ की, कि अगर आप देखें कि ऐसे रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में टेक प्लेस हो रहे होंगे उसकी एंथैल्पी चेंज जो है या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैलोरीमीटर मेथड से फाइंड नहीं की जा सकती। जिस तरह एग्जांपल आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को की एंथैल्पी या फॉर्मेशन जो है वो हम ग्लास कैलोरीमीटर या बम कैलोरीमीटर से फाइंड नहीं करते। वजह क्या है, क्योंकि ये मल्टी स्टेप में रिएक्शन टेक प्लेस होता है, तो ये डायरेक्ट जो है वो कार्बन और क्लोरीन को कंबाइन करके नहीं बनाई जा सकती। तो ये मल्टी स्टेप में प्रीपेयर होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस वजह से इसको हम कैलोरीमीटर मेथड से फाइंड नहीं कर सकते।
इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल्स है। इसी तरह एग्जांपल्स है फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, के बोरॉन ऑक्साइड का बनना और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बनना, इसकी भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम कैलोरीमीटर मेथड से फाइंड नहीं करते। उसकी वजह यह है कि इसका अगर आप देखें ना, फॉर एग्जांपल आप बोरॉन का पीस ले लें, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दें तो इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन जो है इसकी सरफेस वाले एटम के साथ रिएक्ट करके बना देगी ऑक्साइड की लेयर। ये ऑक्साइड लेयर जो है ये एज ए इंसुलेटर का काम करेगी। इस ऑक्साइड लेयर की वजह से ये जो अंदर वाले एटम हैं ये रिमेन रहेंगे इनएक्टिव, यानी कि इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये भी सिंगल स्टेप तो ना हुआ, ये भी मल्टी स्टेप हो गया। तो इसलिए इसकी भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम जो है वो कैलोरीमीटर मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। इसकी भी जो इंथाल्पी ऑफ ये फॉर्मेशन है वो हेसिस लॉ से ही फाइंड की जाएगी। इसी तरह अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन को आप कैलोरीमीटर से फाइंड नहीं करते। आप जैसे ही कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो क्यों नहीं इसकी डेल्टा एच जो है वो कैलोरीमीटर से फाइंड कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में प्रोसीड होते हैं उसकी इंथाल्पी एक्यूरेटली कैलोरीमीटर से फाइंड हो जाती है, लेकिन ऐसे रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में प्रोसीड हों, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड या डीकंपोजिशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इसकी इंथाल्पी कैलोरीमीटर मेथड से डायरेक्ट हम प्रीपेयर फाइंड नहीं कर सकते। इसको फाइंड किया जाएगा हमेशा हेसिस लॉ से। अभी इसकी एग्जांपल देखें, आपके सामने है कि आप करवा दें रिएक्शन कार्बन का ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी जो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो होगी डेल्टा एच इज इक्वल टू -393 किलो जॉल पर मोल। अब आप इसका रिएक्शन करवा दें कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ तो बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इसकी इंथाल्पी होगी -283 किलो जॉल पर मोल। अगर हम कार्बन का रिएक्शन करवाएं 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। अब इसकी इंथाल्पी को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा H1 से, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अगर हम इसको साइक्लिक मैनर में देखें तो ये एक डायरेक्ट मेथड है, सिंगल स्टेप है। इसकी इंथाल्पी आ जाएगी -393 किलो जॉल पर मोल। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट प्रीपेयर करता हूं, यानी कि कार्बन का रिएक्शन करवाता हूं 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर 1/2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये इस इंथाल्पी को आप नाम दे दें डेल्टा H1 का, ये आपने फाइंड करनी। और ये जो है इसको आप डेल्टा H2 का नाम दे दें, ये आपके पास गिवन है -283। अब हेसिस लॉ क्या कहता है कि इंथाल्पी चेंज इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज 0, कि आप बेशक केमिकल चेंज जो है वो सिंगल स्टेप में प्रोसीड करवाएं या मल्टी स्टेप में प्रोसीड करवाएं, हमेशा जो इंथाल्पी में चेंज आएगा, इंथाल्पी जो चेंज होगा साइक्लिक प्रोसेस में वो 0 होगा।
यानी कि आप डायरेक्ट बना लें कंपाउंड को या इनडायरेक्ट बना लें, दोनों केस में इंथाल्पी की वैल्यू सेम रहेगी। तो हेसीज लॉ के मुताबिक ये क्या इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, हमने फाइंड करना है डेल्टा H1, तो डेल्टा H2 इधर सम अप हो रहा है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो आप देखें डेल्टा H1 की वैल्यू दे देगी -393 माइनस, और डेल्टा 2H की वैल्यू है -283। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो जब इसमें ये वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -110 किलो जॉल पर मोल। तो हेसीज लॉ से हम किसी भी रिएक्शन की इंथाल्पी ऑफ रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें हेसीज लॉ की, तो हेसीज लॉ की डेफिनेशन किस तरह करेंगे, तो इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आप एक केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चेंज को टेक प्लेस करवाते हैं मुख्तलिफ रूट से क्या मुराद कि जिस तरीके से मर्जी इसको जो है वो प्रोसीड करवा लें, ओवरऑल इंथाल्पी में जो चेंज आता है वो सेम रहता है। बेशक आप इसको सिंगल स्टेप में प्रोसीड करवा लें या मल्टी स्टेप में प्रोसीड करवा लें, ओवरऑल इंथाल्पी जो है वो सेम रहेगी। बशर्ती का जो है शर्त ये है इसमें कि बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इसको हम हेसीज लॉ का नाम देंगे। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो हम लिखते हैं सुमिशन डेल्टा H साइक्लिक इज इक्वल टू 0, के साइक्लिक प्रोसेस में जो इंथाल्पी में जो चेंज आता है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल। क्या आप एक कंपाउंड को डायरेक्ट मेथड से बना लें या इनडायरेक्टली प्रिपेयर कर लें तो जो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज होगा वो हमेशा सेम रहेगा। इसको हम नाम देते हैं हेसीज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सॉल्यूशंस। अब इसको अगर हम डिफरेंट एग्जांपल से डिस्कस करें, अब ये देखें कि मैंने रिएक्टेंट ए है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं प्रोडक्ट डी में। तो मेरे पास टू मेथड हैं, टू रूट्स हैं, या तो इसको मैं डायरेक्ट ए से डी में कन्वर्ट कर लूं या पहले ए को बी में, बी को सी में या सी को डी में कन्वर्ट कर लूं। तो कहता है ये एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा। बेशक आप ए को डायरेक्ट डी में लेकर चले जाएं या ए को इनडायरेक्टली बी से फिर सी से फिर डी में कन्वर्ट कर लें, तो दोनों रूट्स में जो इंथाल्पी में जो चेंज होगा वो सेम रहेगा। यानी कि इस अगर इंथाल्पी चेंज को हम नाम दें तो इसको डेल्टा H, इसको डेल्टा H1, इसको डेल्टा H2, इसको डेल्टा H3। तो अब इसके लिए जो है हेसीज लॉ की इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, कि ये इंथाल्पी में जो चेंज आया है, ये इंथाल्पी में जो चेंज आया है और इस इंथाल्पी में जो चेंज आया है, तीनों इंथाल्पी चेंज को ऐड कर देंगे तो जो नेट रिजल्टेंट है वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो आपने ए को डी में कन्वर्ट किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये लेकिन दोनों में इंथाल्पी चेंज क्या रहा, सेम रहा। तो यही है हेसीज लॉ कहता है कि अगर आप एक केमिकल चेंज को, एक रिएक्शंस को सेवरल रूट से टेक प्लेस करवाएं तो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज जो है वो सेम रहेगा, बशर्ती का इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या रहनी चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम रहनी चाहिए। तो अगर हम ए को डी में डायरेक्ट ले जाएं या इनडायरेक्टली कन्वर्ट करें तो ओवरऑल इंथाल्पी चेंज जो आएगा वो सेम आएगा।
और इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। अब इसको एक और एग्जांपल से कर लें। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको भी 2 रूट्स में प्रीपेयर किया जा सकता है। या तो इसको सिंगल स्टेप में आप प्रीपेयर कर लें या 2 स्टेप में प्रीपेयर कर लें, तो ओवरऑल इंथाल्पी जो चेंज आएगा आइदर सिंगल स्टेप और 2 स्टेप वो सेम रहेगा। अभी देखें, टू मोल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया एक्वस फेज में। एक्वस फेज कहते हैं कि इसको वाटर में हमने डिजॉल्व कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में ले ली, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट और साथ वाटर। अब अगर इसकी इंथाल्पी चेंज जो देखी जाए तो वो आएगी -89.08 किलो जूल पर मोल। ये सोडियम कार्बोनेट को आपने प्रीपेयर किया है सिंगल स्टेप में। अगर हम इसको 2 स्टेप में प्रोसीड करवाएं तो इस रिएक्शन की जो इंथाल्पी चेंज आएगी वो आएगी डेल्टा H1 इज इक्वल टू -48.06 किलो जूल मोल। क्या आपने जब सोडियम कार्बोनेट को 2 स्टेप में प्रीपेयर करवाना है तो आपने 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड का गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा देना है, तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो बनेगा इसको दोबारा हम रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और इसकी जो इंथाल्पी में जो चेंज होगा वो होगा -41.02 किलो जूल पर मोल। क्या हमने सोडियम कार्बोनेट को प्रीपेयर करवाया सिंगल स्टेप में और 2 स्टेप में। सिंगल स्टेप में जो इसकी इंथाल्पी चेंज आई वो आई -89.08 और 2 स्टेप में जो आई वो एक -48.06 और दूसरी -41.02। अब इस पर आप हेसिस लॉ को अप्लाई करें। तो हेसिस लॉ क्या कहता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए क्या है -89.08 और डेल्टा H1 की वैल्यू क्या है -48.06 प्लस डेल्टा H2 की वैल्यू -41.02। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है लेकिन अलामत माइनस की रहती है, साइन माइनस का रहता है। तो आप देख लें कि आपने सोडियम कार्बोनेट को सिंगल स्टेप में प्रीपेयर करवाया तब इसकी इंथाल्पी क्या थी -89.08। जब आपने इसको मल्टी स्टेप में प्रीपेयर करवाया है या 2 स्टेप में प्रीपेयर करवाया तब भी इसकी इंथाल्पी कितनी आई -89.08। तो हेसिस लॉ प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि आप एक केमिकल चेंज को सेवरल रूट के साथ टेक प्लेस करवा लें तो इंथाल्पी में जो चेंज रहता है वो हमेशा सेम रहता है। लेकिन शर्त क्या है कि बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन रिमेन सेम, कि रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले और बाद में इनिशियल और फाइनल कंडीशनें क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो इंथाल्पी चेंज होगा वो कांस्टेंट रहेगा और इसी को हम हेसिस लॉ का नाम देंगे। इसी तरह ये जो हेसिस लॉ है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक एप्लीकेशन है बॉर्न है बरसाइकिल, वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।